नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपकी डीएसएसबी, एनबीएस या यूपी टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट सबकी कंबाइन क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी थी। इसमें जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी कंबाइन क्लास चलाऊँगा। बाकी जो क्लासेज स्पेशल होंगी वो चाहे वह डीएसएसबी के लिए हो या एनबीएस के लिए हो, उसे स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। तो अभी आपकी कंबाइन क्लास की मैं बात करूं तो अभी आपकी एसएसटी की और हिंदी की ये आपकी कंबाइन क्लास चलेगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है हिंदी और एसएसटी ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है, एनबीएस में भी पूछा जाता है, केवीएस में भी पूछा जाता है, डीएसएसबी, टीजीटी या पीआरटी में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसकी मैं कंबाइन क्लास चला रहा हूँ। आज हिंदी की दूसरी क्लास है। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। कल मैंने वर्णमाला को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। कल हम लोगों ने बात किया था कितने वर्ण होते हैं, स्वरों के प्रकार के बारे में बात की थी। हम लोग व्यंजन पे पहुंचे थे। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। अगर हम लोग कंठ की बात करें तो काखा काखा अंगा। अस्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2। कौन कौन से? डाढ़ा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। कंठ तालु कौन कौन से होते हैं? ए ऐ। कंठोष्ठ कौन कौन से होते हैं? ओ औ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा सा हा। अयोग्य कौन कौन से? अयोग्य किसको कहा जाता है? आ और आहा को। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर किसको कहते हैं? तो अर्धस्वर या और वा को कहते हैं। इसको भी आप जानते रहिए। चलिए, अब हिंदी वर्णमाला की आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे। चलिए फिर आज हम वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं। तो अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कौन कौन से वर्ग आते हैं? का वर्ग आता है आपका, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। का वर्ग को क्या बोलते हैं? का वर्ग को कंठ बोलते हैं। चा वर्ग को क्या बोलते हैं बताइए? तालु, टा वर्ग मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इतना आपको पता है। अंतिम के जो पांचों वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। चलिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैंने कल बताया था आपको, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्मी व्यंजन की बात की जाए, सा सा हा। ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा 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 हा। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं? सा 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 हा होते हैं। ठीक, इतना आपको रिवाइज हो गया होगा। अब दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। हर बार पेपर में प्रश्न बनते हैं। अस्पष्ट व्यंजन से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के विभाजन के, घोष अघोष क्या होता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे घोष अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। अच्छा समझिएगा, एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाइए खुद की या टेलीग्राम पे पीडीएफ लीजिए और रिवाइज करिए। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, लगाना स्टार्ट करिए। वर्णमाला टॉपिक उठाइए, लगाना स्टार्ट करिए। एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं बनेगा, सब लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर अच्छे से दोनों क्लास देख लिए वर्णमाला की तो। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रा के रूप में देख लेते हैं। तो रा कितने प्रकार से लिखा जाता है? तो ऋषि वाला जो रा होता है, एक आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा जाता है, कृपा। एक प्रकार तो ए हो गया। एक पूरा रा लिखा जाता है, जैसे मात्रा वाला रा हो गया, पूरा रा, इसमें पूरा रा लिखा गया है। ठीक, एक ऋषि वाला हो गया। एक कर्म हो गया, इसमें आधा रा लिखा जाता है, उड़ंकू रा जिसको ऊपर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधा रा कहते हैं। और एक ऐसे लिखा जाता है, द्रव। तो ये क्या है? ये पूरा रा कहलाता है। तो रा के प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देते हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। कल हम लोगों ने स्वरों के प्रकार को देखा था, आज हम लोग व्यंजनों के प्रकार को देखेंगे। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार की बात करें, सबसे पहले अल्प प्राण की बात करें। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का
पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्पप्राण कहलाता है। जैसे इस पर मैंने बताया था ना, का वर्ग, यानी इसमें आपका पहले वर्ग में का, गा, अंगा हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण हो गए, दूसरा, चौथा महाप्राण हो गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ, तब आप आसानी से समझेंगे। यहाँ पे नहीं, ये फिगर पहले बाद में देखिएगा, पहले आप लोग ए वाला फिगर देखिए। मैंने अल्पप्राण क्या बताया, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी का, गा, अंगा। वैसे इसमें चा, जा, इया, वैसे इसमें टा, ढा, ड़ा, वैसे इसमें ता, दा, ना, वैसे पा, भा, मा। ये क्या हो जाएंगे आपके, बताइए, अल्पप्राण हो जाएंगे ना। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा। तो बचा क्या आपका, दूसरा बच गया, चौथा बच गया, यानी खा, घा। तो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे महाप्राण। तो महाप्राण क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथा हो जाएगा, अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग के। ठीक, इतना आप लोग जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे फिगर में अब आपको दिखा देते हैं कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं। जैसे का, घा, अंगा पहला, तीसरा, पांचवा हो गया। ऐसे चा वर्ग का चा, जा, इया। ऐसे ऐसे आपका टा, ढा, ढा हो गया, ता, धा, ना हो गया, पा, फा, बा, मा हो गया, या, रा, ला, वा हो गया। ये आपके क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। दूसरा, चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाते हैं। तथा सा, सा, हा उस व्यंजन में इसी में आ जाते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब एक फिगर के माध्यम से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। तो फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। इस फिगर की बात करें तो आपका पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है। देखिए, आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, क्या कहला रहे हैं, अल्पप्राण कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, अल्पप्राण कहला रहे हैं। कौन कौन से हैं, का, चा, टा, ता, पा। हाँ, पहला वर्ण हो गया। उसके बाद कौन सा है, तीसरा है, गा, जा, दा, ना, वा, तीसरा हो गया। पांचवा हो गया अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। ये आपके क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। अल्पप्राण हो गया। महाप्राण क्या कहलाता है, तथा एक चीज और जानते रहिएगा, अल्पप्राण में ही आपका अंतस्थ व्यंजन आता है तथा सभी स्वर आते हैं। तो सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। तथा 1, 3, 5 सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्पप्राण कहलाते हैं। उसके बाद आपके दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। दूसरा, चौथा आपका क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। साथ ही इसमें सभी ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, सभी ऊष्म व्यंजन भी आपके आ जाते हैं। तो अल्पप्राण, महाप्राण आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन की बात करते हैं। यानी का, खा, गा, अंगा आपका पहला वर्ग का हो गया ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, यानी जैसे का वर्ग हो गया, तो का वर्ग में क्या होता है, का वर्ग ही तो है आपका, ये आपका का वर्ग हो गया। तो इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये क्या कहलाएंगे, आपके अघोष कहलाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा तथा तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष कहलाएगा। तो पहला, दूसरा अघोष कहलाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष कहलाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। यहीं से प्रश्न बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप तबद स्टार लगा के लिखिएगा। दोबारा आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष अघोष नहीं पढ़ना होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। अल्पप्राण की बात की जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो जाएगा और साथ साथ आपके अंतस व्यंजन या, रा, ला, वा हो जाएंगे, सभी स्वर हो जाएंगे। वहीं अगर महाप्राण की बात की जाए तो आपका दूसरा, चौथा वर्ण हो जाएगा, साथ में आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया। और
उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं अघोष सघोष की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, जैसे का खा हो गया, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे अब देख लेते हैं। और तो अघोष होता क्या है? तो जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों का कंपन न करे अघोष वर्ण कहलाता है। तो जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करे अघोष वर्ण कहलाता है। पहला दूसरा क्या, पहला दूसरा क्या हो जाएंगे? आपके अघोष हो जाएंगे। तथा आपका सा और सा, ये वाला तीनों सा भी आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। सघोष या घोष क्या होता है? जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह सघोष कहलाते हैं। जैसे तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर, और हा आपका आ जाता है इसमें, यारा लावा भी आ जाता है, अंतस व्यंजन भी आ जाते हैं चारों। तो अघोष जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करे अघोष वर्ण कहलाते हैं, जिसमें पहला दूसरा आता है, सा तीनों सा आ जाते हैं उस व्यंजन के। और सघोष या घोष में जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन हो वह सघोष कहलाते हैं। तीसरा चौथा पांचवा यूं स्वर, यूं आपके चारों अंतस व्यंजन आ जाते हैं, लावा, यूं आपका उस व्यंजन हा भी आ जाता है। तो आप लोग अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। आज आपका वर्णमाला समाप्त होता है। कंठ में क्या क्या आता है? तो आपके का खा गा घा अंगा आ और आहा इसी में आता है। तालु में ई चा छा छा जा या और सा भी इसी में आता है। मूर्धा में ऋषि टा ठा डा ढा रा सा ली ता ता धा सा। तो इसमें आपको मैंने ऊपर अभी आपको सब बताया है। एक चीज और इसको जानते रहिए, प्रश्न यहाँ से बनता है। इन तीनों को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन जाता है। कंठ तालु कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए है। कंठोष कौन सा होता है? 2 होते हैं। कौन कौन से? ओ औ। दंतोष कितने होते हैं? 1 होते हैं। कौन? वाह। तो कंठ और तालु से जो मिलकर बने उसको हम लोग कंठ तालु बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ए कंठोष क्या होते हैं? ओ औ। जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं इनकी संख्या 2 होती है, ओ और औ। उसके बाद दंतोष क्या होता है? इनकी संख्या 1 होती है। जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है इनको हम लोग वाह कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। इससे बाहर वर्णमाला से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। मैं आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं कल आपको वर्णमाला से रिलेटेड लगभग 30 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊंगा, जिसमें मैं आपके यूपी टेट के कुछ प्रश्नों को उठाऊंगा प्रीवियस ईयर के वर्णमाला से। इसके अलावा आपके यूपीएसआई या यूपीपी हो गया, यानी जिस भी एग्जाम में वर्णमाला से प्रश्न जो हार्ड बनते हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। चाहे वह डीएसएसबी में वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न हो, या एनबीएस में वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न हो, बीपीएससी टीआई 4.0 में वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न हो, इनको इतना ले लूंगा। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कल करवाऊंगा वर्णमाला के। लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, यानी आपके 3 क्लास में वर्णमाला समाप्त। तो 3 क्लास में वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। इससे बाहर वर्णमाला से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वर्णमाला के 30-40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करवाऊंगा उसको आप देख लीजिएगा। इससे बाहर वर्णमाला से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। आपको कोई और भी इंक्वायरी हो या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेहिचक आप टेलीग्राम पे जुड़ से हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, या कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।